अब सीएनआरसी का मुद्दा उठा लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से बीजेपी ने काम किया है और जो फैसले वो लेती रही है उसको फायदा मिलता रहा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसे हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई है। बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में आखिर वक्फ बिल का कितना फर्क पड़ेगा? बीजेपी की जो राजनीति है वो स्पष्ट है, वो क्लियर है, वो सटीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, वक्फ बिल जो है वो दोनों सदनों में पास हो चुका है, लेकिन अब इस पर सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। लोग पूछ रहे हैं क्या इससे पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव पर भी फर्क पड़ेगा? लोग पूछ रहे हैं कि भाई अब नीतीश कुमार का क्या होगा? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी के लिए राहें आसान हो चुकी है क्या? बहुत सारे सवाल फिलहाल आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है वो स्पष्ट है, वो क्लियर है, वो सटीक है। उनको पता है वो क्या करना है और ऐसे जो फैसले वो लेते हैं, चाहे वो आप 370 की बात कीजिए, चाहे आप 3 तलाक की बात कीजिए और आप वक्फ बिल की बात कीजिए, हर फैसले में बीजेपी को पता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। राम मंदिर का मुद्दा उठा लीजिए, आप सीएनआरसी का मुद्दा उठा लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से बीजेपी ने काम किया है और जो फैसले वो लेती रही है उसको फायदा मिलता रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी फायदे की वजह से उसे नुकसान होता रहा हो। हालांकि किस तरीके से ये सारे फैसले चुनाव पर प्रभाव डालते हैं इस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि बीजेपी की तो लाइन क्लियर है। बीजेपी फिलहाल वहीं पर वोट साधने की कोशिश कर रही है जो लोग उनको वोट देते हैं, जो लोग उनके पक्ष में वोट करने जाते हैं। जो लोग वोट देते नहीं हैं उनके लिए फिलहाल बीजेपी की रणनीति किस तरीके से कर रही है, किस तरीके से नहीं कर रही है, उस पर चर्चा नहीं करनी है। फिलहाल बात होगी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में आखिर वक्फ बिल का कितना फर्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसके बाद चुनाव नहीं होने वाले हैं, उसके बाद बहुत जगहों पर चुनाव होने वाले हैं, उसमें तमिलनाडु, केरल, असम, इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और भी बहुत सारे चुनाव होने वाले। लेकिन फिलहाल जो चर्चाओं में जो राज्य बने हुए हैं अपने चुनाव की वजह से, उसमें नाम है बिहार का और पश्चिम बंगाल का। उसके बाद तो पता नहीं कोई और मसला आ जाए, कोई और मसाला आ जाए। लोगों को तो वैसे भी मसाला मिलता रहना चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माना यह जा रहा है कि उन सारे राज्यों से परे जो ये 2 राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे वो आपका बिहार हो, इन दोनों ही राज्यों पर फर्क पड़ने वाला है वक्फ बिल का। देखिए, ये जो अमित शाह है ये ना सिर्फ सदन में बल्कि अपनी रणनीति को लेकर भी स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई वक्फ बिल के लिए जो लोग बहुत सारी बातें फैला रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसे हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई है, तो भाई इन्होंने साफ कर दिया कि कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है ही नहीं। ये तो वक्फ बिल मतलब वक्फ बोर्ड और साथ ही साथ उन लोगों की लड़ाई है जिन लोगों का हक मारा जाता है, जिन लोगों की जमीन पर कब्जा बोल दिया जाता है, जिन लोगों की जमीन को बेमतलब में कब्जा कर लिया जाता है और एक बार वक्फ हमेशा वक्फ की नीति के तहत उस पर कब्जा कर लिया जाता है। ये अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया है कि ये हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। बेमतलब का भ्रम मत फैलाइए। कौन से 7 बात बोली है अमित शाह ने, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस वक्फ बिल के वजह से ममता बनर्जी की जो कुर्सी का रास्ता है वो बेहद क्लियर हो चुका है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है उनके लिए राहें मुश्किल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इनका जो वोट बैंक है उसमें मुस्लिम जो मतदाता है उनका भी बहुत बड़ा शेयर है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वो 7 बातें हैं जो अमित शाह ने बोली हुई है। देखिए, बीजेपी का अगर चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है उसके पीछे लॉजिक है। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत बार लोग कह रहे हैं कि वक्फ बिल आ गया है, इसकी वजह से दंगे हो जाएंगे, तो इसकी वजह से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा ही लोगों ने राम मंदिर के टाइम पर भी बोला था और ऐसा ही लोगों ने जब 370 हटाना था तभी भी बोला था। लेकिन देखिए, देश में आज क्या है, कैसी स्थिति है। राम मंदिर बन चुका है, कश्मीर में चुनाव हो चुका है, तो बीजेपी की जो लाइन है वो तो क्लियर है, मैंने पहले ही बता दिया है। अब आते हैं अमित शाह के बयान पर। तो अमित शाह जी का कहना है कि देखिए, ये जो कानून है ये हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस चीज की लड़ाई है कि ये देखरेख हो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वक्फ
संपत्तियों का वो अच्छे से चल रहा है या नहीं, कानून के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं, या जिसने दान दी है जिस चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने गरीबों के उद्धार के लिए दान दी है या इस्लाम धर्म के लिए दान दी है तो वो उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इसी चीज की लड़ाई है। दूसरी बात, विपक्ष के आरोप पर जवाब देते हुए शाह ने दो टूक बोला कि यह भ्रम खड़ा किया जा रहा है कि यह एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर उनकी दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर उनकी वोट बैंक खड़ी करने के लिए काम किया जा रहा है। तीसरी बात, वक्फ का इतिहास भी बता दिया शाह जी ने, और साथ ही साथ ये भी बोला कि जो चैरिटेबल इनरोलमेंट है ये जो है वक्फ एक प्रकार, ये जो वक्फ है वो एक प्रकार का चैरिटेबल साथ ही साथ ये भी बहुत साफ कर दिया कि जो वक्फ है वो चैरिटेबल इनरोलमेंट है, जहां एक संपत्ति, भूमि धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है और बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से करता है। तो ये बहुत क्लियर है, बहुत ही साफ संदेश में वो कर दिया। वहीं विपक्ष की नीयत पर सवाल भी उठाया, उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है कि या तो ये लोग निर्दोष भाव से राजनीतिक कारणों से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं या इन लोगों के मन में ही कुछ खोट है। ऐसी बहुत सारी बातें बोली हुई हैं, लेकिन इससे चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए दोस्तों, साफ सी सीधी बात है कि हमें भी पता है कि मुस्लिम समाज जो है फिलहाल, चाहे वो मैं बिहार की बात करूं, बिहार की अगर मैं बात करूं तो वहां पर करीबन 17 से 20% की आबादी जो है वो मुस्लिम की। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो वहां पर करीबन 27% जो आबादी है वो मुस्लिम्स की है। तो यहाँ पर इनकी बात करनी है, बात इनको समझना जरूरी है। लेकिन दोस्तों फिलहाल हमें पता है कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है उसमें पसमानदा मुस्लिम की बात बहुत ज्यादा होती है, और ये ना सिर्फ आज की बात है बल्कि आप मध्य प्रदेश का चुनाव उठा के देख लीजिए, जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर इन पसमानदा मुस्लिम्स का जिक्र जरूर आता है। आखिर कौन होते हैं पसमानदा मुस्लिम? सबसे पहले ये समझिए, ये वो लोग होते हैं जो समाज से या मुस्लिम वर्ग से कह सकते हैं कि थोड़ा पीछे छूट जाते हैं। यहाँ मतलब भारत में जो लोग मुस्लिम रहते हैं उसमें 15% जो है वो उच्च वर्ग के मुस्लिम माने जाते हैं, बाकी जो 85% है उन्हें पिछड़े मुस्लिम कहा जाता है और इन्हीं को पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है। और बिहार में इसकी बहुतायत है, मतलब ज्यादातर जो आबादी है बिहार में वो पसमानदा मुस्लिम की है। क्या आबादी है ये भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, बिहार में 17% जो आबादी है वो मुस्लिम्स की है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया है। उन 17% में जो 4% मुस्लिम्स हैं वो फॉरवर्ड मुस्लिम्स, यानी कि जो समाज से जुड़े हुए हैं, या जो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि उच्च वर्ग के जिन्हें मुस्लिम कहा जाता है वो लोग हैं। बाकी के जो बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स हैं वो 2% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो मुस्लिम्स हैं वो 10% हैं, ठीक है। तो ये जो 2 और 10 यानी कि 12%, मतलब 13% से मान लीजिए, जो 13% की जो आबादी बच रही है मुस्लिम्स की, ये वो मुस्लिम है जिनकी शिक्षा, जिनका सामाजिक सुधार सही से नहीं हो पाया, ये समाज से थोड़ा पीछे है, थोड़ा जो विकास की जो गति है उससे थोड़ा पीछे है, ये वो समाज है। और इन्हीं के भले की बात की जा रही है, इन्हीं के जमीनों की हक की लड़ाई है, इन्हीं के भलाई की हक की लड़ाई है, इन्हीं के सुधार की लड़ाई है ये वक्फ। शायद इसी वजह से जो अमित शाह हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की है ही नहीं। दोस्तों दूसरी बात ये देखिए कि अब लोग कह रहे हैं कि इससे जदयू को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 7 नेताओं ने जदयू छोड़ दिया है और 7 नेताओं के छोड़े जाने से जो उनके साथ के जो वोट हैं वो भी कहीं ना कहीं जदयू से दूर चले गए हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि जो लोग चले गए वो लोग चले गए, वो हमारे थे ही नहीं। इनका रुख बड़ा क्लियर है कि जो चलो चले गए भाई वो तो हमारे हैं ही नहीं, वो चले गए हैं। अब यहाँ पर एक बात आप और समझने की कोशिश कीजिए, बिहार की अगर बात आती है तो वहां पर मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा है रामविलास पासवान को, लेकिन जब नीतीश कुमार का जिक्र आता है तो बात ये भी होती है कि इनको पता है कि वहां के राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, वहां हवाएं किस ओर चल रही हैं, और इसीलिए 20 साल से लगातार ये मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी बीजेपी के साथ, 2 बार आरजेडी के साथ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात समझिए कि जब इन्होंने एनडीए का साथ देने का फैसला किया है तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि फिलहाल देश में माहौल कैसा है। एक के बाद एक जो कई राज्यों में जीत दर्ज कर रही है बीजेपी, उसकी वजह से बिहार में क्या कुछ इम्पैक्ट होगा, कहीं ना कहीं इनके जहन में ये बात होगी, और इसी वजह से इन्होंने खुलकर समर्थन दिया है एनडीए को वक्फ बिल को लेकर।
और जो लोग 7 लोगों ने छोड़ दिया है, 7 मुस्लिम नेताओं ने जो जेडीयू को छोड़ा है, उन लोगों का कहना है कि इनके नेता ने इनको धोखा दिया, विश्वासघात किया है। क्यों? क्योंकि जो नीतीश कुमार की छवि है वो बहुत सेक्युलर है। मतलब मेरे को लगता है 2005 के बाद से शायद ये कोई पहला फैसला होगा जब मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट में नीतीश कुमार ने बोला हो, मतलब उनकी इच्छा के विरोध में बोला हो, पहली बार ऐसा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि जो बीजेपी की राजनीति है वो कहाँ है, और दूसरी बात जो देश की राजनीति है वो किस ओर चल रही है, ये बात समझ चुके हैं नीतीश कुमार, और इसीलिए बड़े दमखम के साथ बीजेपी के साथ खड़े हैं। दूसरी बात ये भी, अब जो लोग कह रहे हैं कि इससे बीजेपी कमजोर हो जाएगी, भाई बीजेपी का रुख क्लियर है कि भाई मान लेते हैं कि जो एवरेज पूरी पॉपुलेशन है उसमें अगर 80% हिंदू है, क्योंकि यही आंकड़ा है, और 20 है, तो इनकी लड़ाई 80 बनाम 20 की है। लड़ाई क्लियर है। बीजेपी ने बिहार में भी अपना रुख क्लियर कर दिया है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वहां पर जिस तरीके से आप देखिए, मोहन भागवत जा रहे हैं, श्री श्री रविशंकर जा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जा रहे हैं, इससे क्या संदेश दिया जा रहा है? इससे संदेश ये दिया जा रहा है कि भाई फिलहाल हिंदू राजनीति हो रही है, फिलहाल हिंदू कार्ड पर बीजेपी खुलकर खेल रही है। और अलग अलग राज्यों से आप देखिए ना, चाहे आप बिहार की बात कीजिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, आप हरियाणा की बात कीजिए, आप दिल्ली की बात कीजिए, अलग अलग राज्यों से देखिए किस तरीके से खुलकर लोग मेन ग्राउंड पर आकर अब बोल रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो खुलकर बोल रहे हैं। तो अब ये वाली लड़ाई नहीं है कि मुस्लिम समुदाय रूठ जाएगा या उनके लिए नहीं बोल रहे हैं या उनके लिए नहीं वैसी बात कर रहे हैं, वो वाली लड़ाई फिलहाल है ही नहीं। फिलहाल जो लड़ाई है वो ये कि ये जो 20% लोग हैं इनको एकजुट करना है, और इसी के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले बीजेपी ले रही है और कर रही है। दूसरी बात दोस्तों, जो काफी सारी बात हो रही थी कि भाई क्या इससे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो अगर मैं बिहार की बात करूं तो देखिए वहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी फिलहाल बहुत एक्टिव है। दूसरी बात यह है कि AIMIM जिनके 5 विधायक फिलहाल बिहार में हैं, वो पार्टी भी इस बार हो सकता है कि अच्छी भूमिका निभाए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? क्योंकि देखिए जैसा कि अब लोग बोल रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा बिहार में, तो बिहार में जो 17% आबादी है उसमें करीबन दर्जनों ऐसी सीट है जहां पर जो मुस्लिम समुदाय है वो किंग मेकर की भूमिका निभाता है। तो वहां पर AIMIM जो है वो अपने प्रत्याशी को उतारेगी नहीं, बल्कि जीतने की भी पूरी कोशिश करेगी। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होंगे बिहार में उसमें 2 पार्टी का ज्यादा रुख हो सकता है, एक तो AIMIM और दूसरी इनकी जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर की। अब बात समझिएगा, लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस की तरफ भी बिहार के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो वहां जाने की कोशिश करेंगे। तो जदयू की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें करीबन 11 प्रत्याशी जदयू ने उतारे थे मुस्लिम समुदाय के, लेकिन जीते कितने? एक भी नहीं। तो ऐसे में जदयू का साथ तो पहले ही मुस्लिम समुदाय लोगों ने छोड़ दिया है। इसी वजह से शायद नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि भाई जिन लोगों ने साथ दिया था और जिन लोगों ने उस वक्त हमारे विधायकों को जिताने की कोशिश की थी, कम से कम उनके साथ ही रह लेते हैं, कम से कम उन्हीं की राजनीति कर लेते हैं, तो इस बार ज्यादा सीटों पर शायद जीत मिल जाएगी। ये कड़ा संदेश दे दिया है। और इसी वजह से शायद वही मैंने जैसा आपसे बोला कि 2005 के बाद ये पहला ऐसा फैसला है जब मुस्लिमों के इच्छाओं के विरुद्ध में जाकर इन्होंने फैसला लिया हो। तो मतलब इनकी राजनीति भी क्लियर है, दूसरी बात बीजेपी की राजनीति भी क्लियर है। अब रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 27% जो मैंने आपको बताया मुस्लिम समुदाय की आबादी है। तो यहाँ पर क्या क्योंकि जो ममता बनर्जी है उनके लिए ये 27% बहुत मायने रखता है, और उनकी जो उनके वोट बैंक है उसमें भी यहाँ से बहुत बड़ा तबका है उनके वोट बैंक में, तो वो कहीं ना कहीं इनको एकजुट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए देखिए फिर यहीं पे वही बात कि 70 से अधिक फीसदी जो है वो हिंदुओं की आबादी है। तो बीजेपी यहाँ पर भी इन 70% जो आबादी वाले हिंदू हैं इनको एकजुट करने की कोशिश करेगी। अभी आप देखिए ना रामनवमी पर किस तरीके से हंगामा हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और इसके पहले भी हर आप 2-4 साल से वो आंकड़े उठा लीजिए, देखिए किस तरीके से रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में होता रहा है हंगामा। और बीजेपी इसको ही मुद्दा बनाकर पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव में उतरने वाली है। वहां से जो शिवेंद्र अधिकारी है बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, वो भी देखिए किस तरीके से फ्रंट फुट पे आकर खेल रहे हैं।
तो बात यहाँ पर साफ है दोस्तों कि बीजेपी को लोग जो कह रहे हैं कि उनका वोट बैंक छिटक जाएगा, उनसे दूर हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बीजेपी को अपनी लाइन पता है, बहुत क्लियर है और बड़ी स्पष्टता के साथ वो फैसले भी ले रही है, उसको अमल भी कर रही है और लोग उनका साथ भी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ये जो लड़ाई है ना 80 बनाम 20 की, लोग समझ चुके हैं और हिंदुओं को एकजुट करने की राजनीति फिलहाल बीजेपी कर रही है और इसका फायदा भी अलग अलग राज्यों में हमने देखा है। तो ऐसे में बिहार के नतीजे क्या होंगे या पश्चिम बंगाल के नतीजे क्या होंगे ये तो आगामी समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर साफ है कि जदयू का जो स्पष्टता के साथ एनडीए का साथ दिया है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जदयू को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि इस बार की लड़ाई किसके खेमे में जाने वाली है और बीजेपी यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में भी एक हिंदुओं को एकजुट करके उनकी राजनीति करने वाली है और साथ ही वो पसमानदा मुस्लिम जिनकी आबादी ज्यादा है, जो समाज से पिछड़े हुए हैं, जो विकास से पिछड़े हुए हैं, उनको साथ लाने की राजनीति फिलहाल कर रही है बीजेपी। दोस्तों इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी का इस तरीके से स्पष्टता के साथ मैदान में उतरना सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और दूसरी बात ये भी जरूर बताइएगा कि बीजेपी के लिए बिहार की सीट कितनी मुश्किल होने वाली है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।